दोस्तों जरा सोचो, एक ऐसी क्वालिटी जो टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है, एक ऐसी ताकत जो जीनियस को भी पीछे छोड़ सकती है, एक ऐसा फैक्टर जो डिसाइड करता है कि कौन हाफवे छोड़ देगा और कौन आखिरी दम तक टिका रहेगा। इस क्वालिटी का नाम है ग्रिट। एंजेला डकवर्थ ने अपनी जिंदगी के सालों इसी एक सवाल पर लगा दिए। आखिर क्यों कुछ लोग हालातों से हार नहीं मानते और कुछ लोग सारी एबिलिटी होने के बावजूद बीच रास्ते रुक जाते हैं। उन्होंने सोल्जर्स को देखा, एथलीट्स को देखा, टीचर्स, सीईओज, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, सबको ऑब्जर्व किया और जो आंसर सामने आया वो शॉकिंग था। सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन टैलेंट नहीं था, आईक्यू नहीं था, लक नहीं था, वो था पैशन और परसिवियरेंस का कॉम्बिनेशन, यानी ग्रिट। आज की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, हर कोई फास्ट सक्सेस चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब आगे कैसे बढ़ना है। ग्रिट वही सिखाती है। ये किताब तुम्हें ये नहीं बताएगी कि सब कुछ आसान कैसे बनेगा। ये किताब तुम्हें ये सिखाएगी कि मुश्किलों के बीच मजबूत कैसे बनना है। जब मन नहीं करेगा तब भी काम कैसे करना है। जब कोई विश्वास नहीं करेगा तब भी खुद पर भरोसा कैसे रखना है। यही वजह है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स एंजेला डकवर्थ की थिंकिंग से डीपली इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि ग्रिट सिर्फ सक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सर्वाइवल माइंडसेट है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी विल पावर मूड पर डिपेंड ना करे, अगर तुम चाहते हो कि फेलियर तुम्हें रोकने के बजाय शेप करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम लॉन्ग टर्म गेम खेल सको जहां ज्यादातर लोग बीच में क्विट कर देते हैं, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, ये डिसिप्लिन है, ये मेंटल टफनेस है। इस ऑडियो बुक को सुनते वक्त तुम खुद से कई अनकंफर्टेबल सवाल पूछोगे और शायद पहली बार ईमानदारी से उनके जवाब भी दोगे, क्योंकि ग्रिट मिरर दिखाती है, एक्सक्यूजेस नहीं। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल शुगर कोटिंग नहीं है, ये रियल टॉक है। ये वो माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अगर तुम सच में अपनी लिमिट्स तोड़ना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारी पहचान बने, तो इस ऑडियो बुक को आखिरी तक सुनो। हर लाइन को फील करो, हर आइडिया को अप्लाई करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि ग्रिट पढ़ी नहीं जाती, ग्रिट जी जाती है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्टिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें वो विजडम देते हैं जो सिर्फ सोच नहीं बदलती, जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 1, शोइंग अप। जब लोग सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर टैलेंट का जिक्र सबसे पहले आता है। कोई कहता है उसमें नेचुरल एबिलिटी है, कोई कहता है वो तो बॉर्न जीनियस है। लेकिन सच ये है कि टैलेंट जितना हम सोचते हैं उतना पावरफुल नहीं होता। एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट इसी इल्यूजन को तोड़ती है, और ये चैप्टर शोइंग अप हमें एक बहुत सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सच से इंट्रोड्यूस करता है। शोइंग अप का मतलब है बार बार आना, बिना गारंटी के, बिना अप्लॉज के, बिना ये जाने कि रिजल्ट कब मिलेगा। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें एबिलिटी नहीं थी, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक टिक नहीं पाए। पैशन का मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता, पैशन का मतलब होता है कमिटमेंट। वो कमिटमेंट जो बोरिंग दिनों में भी आपको कुर्सी पर बैठाए रखे। एंजेला डकवर्थ ने सालों तक हाई अचीवर्स को ऑब्जर्व किया, सोल्जर्स, टीचर्स, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग स्किल्स, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, वो लोग सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, वो लोग लगातार प्रेजेंट रहते थे। शोइंग अप ग्लैमरस नहीं होता, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बनती शोइंग अप पर। शोइंग अप का मतलब है अलार्म बजने पर उठ जाना, तब भी जब मन नहीं करता। शोइंग अप का मतलब है प्रैक्टिस करना जब कोई देख नहीं रहा। शोइंग अप का मतलब है उस काम को करना जो जरूरी है, भले ही वो एक्साइटिंग ना लगे। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं जब मूड बनेगा तब शुरू करूंगा, लेकिन ग्रिट वाले लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वो स्केड्यूल फॉलो करते हैं। पैशन को हम अक्सर फीलिंग समझ लेते हैं, लेकिन पैशन ज्यादातर एक डिसीजन होता है, रोज का डिसीजन। आज भी वही काम करना है, आज भी वही एफर्ट देना है। इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया सामने आती है, एफर्ट मैटर्स ट्वाइस। टैलेंट आपको एक लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन एफर्ट टैलेंट को स्किल में बदलता है, और फिर वही एफर्ट स्किल को अचीवमेंट में बदलता है। मतलब साफ है, अगर टैलेंट 0 है और एफर्ट हाई है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर टैलेंट हाई है और एफर्ट 0 है तो आप वहीं रुक जाएंगे।
शोइंग अप का मतलब है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस वही काम बार बार थोड़ा बेटर करने की कोशिश। सोचिए किसी म्यूजिशियन के बारे में। आप स्टेज पर परफॉर्मेंस देखते हैं और कहते हैं वाह कितना टैलेंटेड है, लेकिन आप वो हजारों घंटे नहीं देखते जब वो अकेले कमरे में बैठकर स्केल्स प्रैक्टिस कर रहा था, जब उंगलियां दर्द कर रही थीं, जब मन कर रहा था छोड़ देने का। ग्रिट का कोर यही है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म एफर्ट। हम अक्सर शुरुआत बहुत एनर्जी के साथ करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्लान्स। पहले हफ्ते एंथुजियाज्म हाई होता है, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते एक्सक्यूजेस शुरू, और फिर हम खुद से कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं था। लेकिन ग्रिटी लोग अलग सोचते हैं। वो कहते हैं आज टफ है लेकिन मैं आऊंगा। शोइंग अप का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है प्रेजेंट होना। कुछ दिन आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होगा, कुछ दिन आप मिस करेंगे, लेकिन आप फिर भी आएंगे। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि पैशन समय के साथ डेवलप होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पहली ही बार में अपना लाइफ पर्पस मिल जाता है। ज्यादातर लोग एक्सप्लोरेशन से शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं, फेल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। अगर आज आपको कंफ्यूजन है तो ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन कंफ्यूजन के बावजूद शोइंग अप करना, यही ग्रिट है। एंजेला डकवर्थ खुद एक एग्जाम्पल है। वो टीचर रहीं, कंसल्टेंट रहीं, रिसर्चर बनी। उन्होंने रास्ता बदला लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। ग्रिट का मतलब स्टबर्न होना नहीं है, इसका मतलब है कमिटेड होना। अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही तो चेंज करो, लेकिन गोल मत छोड़ो। शोइंग अप तब सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जब रिजल्ट्स नहीं दिखते, जब मंथ्स गुजर जाते हैं और कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलता। तब दिमाग सवाल पूछता है क्या फायदा, क्यों कर रहा हूं। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, और यही वो मोमेंट है जहां ग्रिट बॉर्न होती है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मीनिंगफुल गोल्स स्लो होते हैं, मास्टरी स्लो होती है, ग्रोथ इनविजिबल होती है। इमेजिन एक ट्री, आप रोज पानी देते हैं लेकिन महीनों तक कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा, रूट्स ग्रो कर रही होती हैं। शोइंग अप मतलब ट्रस्ट करना इस प्रोसेस पर। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, होप। ग्रिट सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, ग्रिट में होप भी है। ये बिलीफ कि एफर्ट मैटर करता है, कि आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी फिक्स्ड है तो आप जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो आप टिके रहेंगे। शोइंग अप का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम करना, उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं, भले ही आज आप वहां ना हों। हर दिन जब आप आते हैं, आप एक वोट डालते हैं उस आइडेंटिटी के लिए जिसे आप बिल्ड करना चाहते हैं। राइटर बनने के लिए लिखना पड़ता है, एथलीट बनने के लिए ट्रेन करना पड़ता है, लीडर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होती, सक्सेस क्वाइट होती है, डेली हैबिट्स में छुपी होती है। अगर आज आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं तो पूरी जर्नी के बारे में मत सोचिए, बस आज के बारे में सोचिए। आज दिखना है, आज काम करना है। शोइंग अप टुडे इज इनफ। कल फिर दिखना है, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि असली डिफरेंस टैलेंट ने नहीं बनाया था, डिफरेंस बनाया था उस डिसीजन ने जो आपने बार बार लिया, मैं आज भी आऊंगा। यही ग्रिट है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। जब हम किसी को बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखते हैं तो सबसे आसान कंक्लूजन यही होता है कि वो टैलेंटेड है। हम कहते हैं उसके पास नेचुरल गिफ्ट है, या उसके लिए ये आसान है, और यहीं से एक डेंजरस डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। टैलेंट हमें इंप्रेस करता है, लेकिन अक्सर हमें मिसलीड भी करता है। एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश करती हैं कि हम टैलेंट से इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शन हमें कैसे पीछे खींच लेती है। टैलेंट दिखता है, एफर्ट नहीं दिखता, स्किल फाइनल फॉर्म में दिखती है, स्ट्रगल नहीं दिखता, और इंसानी दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है। हम सरफेस देखकर जजमेंट बना लेते हैं। जब कोई बच्चा जल्दी मैथ सॉल्व कर लेता है तो हम कहते हैं ही इज गिफ्टेड, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि उसने प्रैक्टिस कितनी की है, उसे किस तरह का एनवायरनमेंट मिला है, या उसने कितनी बार गलती करके सीखा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैलेंट एग्जिस्ट नहीं करता, टैलेंट होता है। फर्क बस इतना है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस को एग्जैजरेट कर देते हैं। जब हम मान लेते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से आती है तो दो चीजें होती हैं। पहली, जो आगे हैं उन्हें हम अनरीचेबल मान लेते हैं। दूसरी,
खुद के लिए हम जल्दी हार मान लेते हैं। अगर कोई मुझसे बेहतर है तो दिमाग कहता है वो अलग लेवल का है, मैं वैसा नहीं बन सकता, और फिर एफर्ट कम हो जाता है। एंजेला डकवर्थ ने कई स्टडीज में देखा कि जब बच्चों को बताया जाता है कि वो स्मार्ट हैं तो वो चैलेंजेस से बचने लगते हैं, क्योंकि स्मार्ट लेबल टूटने का डर रहता है। लेकिन जब बच्चों को यह बताया जाता है कि उन्होंने मेहनत अच्छी की है तो वो टफ प्रॉब्लम्स चुनते हैं, क्योंकि फेलियर उनकी आइडेंटिटी को थ्रेटन नहीं करता। टैलेंट फोकस्ड माइंडसेट फ्रेजाइल होता है, एफर्ट फोकस्ड माइंडसेट रिजिलियंट होता है। डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट होने का एक और नुकसान है, हम प्रिपरेशन को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हमें लगता है कि जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो बिना स्ट्रगल के कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि हाई परफॉर्मर्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बस वो स्ट्रगल से भागते नहीं हैं। एंजेला डकवर्थ एक इंपॉर्टेंट लाइन पर जोर देती हैं, आवर पोटेंशियल इज वन थिंग, व्हाट वी डू विथ इट इज अनदर। पोटेंशियल सिर्फ पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट एफर्ट से बनता है। जब हम खुद से कहते हैं मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो हम खुद को एफर्ट से एक्सक्यूज दे देते हैं, और यही सबसे बड़ा लॉस है। एफर्ट अनकंफर्टेबल होता है, एफर्ट ईगो को चोट पहुंचाता है, टैलेंट ईगो को सूद करता है, इसलिए दिमाग टैलेंट की कहानियां पसंद करता है। लेकिन ग्रेट ईगो फ्रेंडली नहीं होती, ग्रेट ऑनेस्ट होती है। वो कहती है तुम एवरेज हो सकते हो लेकिन कंसिस्टेंट हो सकते हो। इस चैप्टर में यह भी साफ होता है कि टैलेंट अर्ली सक्सेस दिला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं गारंटी करता। जो लोग सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करते हैं वो प्लेटो पर अटक जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हर लेवल पर मेहनत कॉमन हो जाती है। इमेजिन टू पीपल, एक फास्ट लर्नर है, दूसरा स्लो लर्नर। शुरुआत में फास्ट लर्नर आगे निकल जाता है, लेकिन अगर स्लो लर्नर प्रैक्टिस करता रहे, फीडबैक लेता रहे और इंप्रूव करता रहे तो टाइम के साथ गैप बंद हो जाता है। कई बार स्लो लर्नर आगे निकल जाता है, टैलेंट स्टार्ट देता है, ग्रिट फिनिश कराती है। डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट होने का मतलब यह भी है कि हम रॉन्ग पीपल को रोल मॉडल बना लेते हैं। हम सिर्फ आउटकम देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हमें ऐसे लोग इंस्पायर करने चाहिए जो एफर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, जो बताते हैं कि रास्ता मैसी था, कि कॉन्फिडेंस डाउट के बाद आया। एंजेला डकवर्थ खुद मानती हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन वो परसिस्टेंट थी, और यही परसिस्टेंस उन्हें रिसर्चर बनने तक ले गई। इस चैप्टर से एक प्रैक्टिकल लेसन निकलता है, अपनी लाइफ में टैलेंट का हिसाब कम रखो, एफर्ट का हिसाब ज्यादा रखो। हर दिन खुद से ये मत पूछो क्या मैं टैलेंटेड हूं, खुद से ये पूछो क्या मैंने आज एफर्ट दिया, क्योंकि एफर्ट आपके कंट्रोल में है, टैलेंट नहीं। डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट होने का एक सटल इफेक्ट ये भी है कि हम दूसरों को जल्दी जज करते हैं। हम सोचते हैं वो तो नेचुरली गुड है और उनके स्ट्रगल को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम एफर्ट को देखना शुरू करते हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ता है, ह्यूमिलिटी आती है। आपको यह समझना होगा कि स्ट्रगल वीकनेस का साइन नहीं है, स्ट्रगल ग्रोथ का साइन है। अगर आपको किसी चीज में स्ट्रगल हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इनकेपेबल हैं, इसका मतलब है कि आप लर्निंग जोन में हैं। एंजेला डकवर्थ बार बार इसी पॉइंट पर लौटती हैं, ग्रिट इज अबाउट स्टेमिना, इमोशनल स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप टैलेंट के पीछे भागते रहेंगे तो आप कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप एफर्ट पर फोकस करेंगे तो कंपटीशन खुद से होगा। आज थोड़ा बेटर होना है, कल से। डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट हमें क्विक रिजल्ट्स की उम्मीद करना सिखाता है, ग्रिट हमें पेशेंस सिखाती है, और पेशेंस बोरिंग होती है लेकिन पावरफुल होती है। इस चैप्टर के अंत तक एक बात साफ हो जाती है, टैलेंट आपको पहचान दिला सकता है, लेकिन पहचान को टिकाए रखने के लिए ग्रिट चाहिए। अगर आज आप खुद को एवरेज समझते हैं तो ये बैड न्यूज नहीं है, ये फ्रीडम है। फ्रीडम टू वर्क हार्ड, फ्रीडम टू इंप्रूव, फ्रीडम टू बिकम मोर देन व्हाट यू आर टुडे। टैलेंट एक स्पार्क हो सकता है, लेकिन फायर ग्रिट से जलती है, और वही फायर समय के साथ आपको वहां ले जाती है जहां सिर्फ टैलेंट कभी नहीं ले जा सकता। चैप्टर 3, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। हम अक्सर एफर्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत तो हर कोई करता है, फर्क तो एबिलिटी से पड़ता है। लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया सामने रखती है, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेहनत जरूरी है, इसका मतलब यह है कि मेहनत 2 बार काम करती है। पहली बार एफर्ट टैलेंट को स्किल में बदलता है, दूसरी बार वही एफर्ट स्किल को अचीवमेंट में बदलता है। यानी अगर आप इस इक्वेशन को समझ लें तो सक्सेस का मैथ बहुत क्लियर हो जाता है। टैलेंट माइनस एफर्ट कुछ नहीं है, टैलेंट प्लस एफर्ट भी सिर्फ स्किल है, लेकिन स्किल प्लस एफर्ट ही रियल अचीवमेंट बनती है।
ये सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन जीने में मुश्किल है, क्योंकि एफर्ट अनकंफर्टेबल होता है। एफर्ट मतलब फेलियर की संभावना, एफर्ट मतलब ईगो को चोट, एफर्ट मतलब ये मानना कि अभी आप अच्छे नहीं हैं। और यही रीजन है कि लोग एफर्ट से बचते हैं। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम हैक्स चाहते हैं, हम ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें ये इल्यूजन देती हैं कि शायद बिना ज्यादा एफर्ट के भी कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन एंजेला डकवर्थ साफ कहती हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कितने भी स्मार्ट हों, कितने भी टैलेंटेड हों, अगर आपने डिलिबरेट प्रैक्टिस नहीं की तो आप एवरेज ही रह जाएंगे। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस का एक डीप मैसेज ये भी है कि सक्सेस लक या जेनेटिक्स से ज्यादा डेली बिहेवियर का रिजल्ट है। आप रोज क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी से करते हैं, वही डिसाइड करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है, प्रैक्टिस और डिलिबरेट प्रैक्टिस में फर्क। प्रैक्टिस मतलब बस रिपीट करना, डिलिबरेट प्रैक्टिस मतलब कॉन्शियसली इंप्रूव करना, मतलब फीडबैक लेना, डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना और वीक एरियाज पर काम करना। डिलिबरेट प्रैक्टिस इजी नहीं होती, वो बोरिंग होती है, वो मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है, लेकिन यही वो एफर्ट है जो 2 बार काउंट करता है। बहुत से लोग सालों तक काम करते रहते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनका एफर्ट शैलो होता है। वो कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस करते हैं। ग्रिटी लोग अलग होते हैं, वो उस जगह जाते हैं जहां ईगो हर्ट होता है, जहां मिस्टेक्स सामने आती हैं। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस का मतलब यह भी है कि कंसिस्टेंसी ब्रिलियंस से ज्यादा पावरफुल है। एक ब्रिलियंट डे कुछ नहीं बदलता, लेकिन एवरेज डेज का लॉन्ग चेन सब कुछ बदल देता है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ये भी बताती हैं कि एफर्ट विजिबल नहीं होता, इसलिए सोसाइटी उसे रिवॉर्ड भी कम देती है। हम मेडल्स देते हैं, ट्रॉफीज देते हैं, अपलॉज देते हैं, लेकिन हम उन क्वाइट आवर्स को नहीं देखते जो वहां तक पहुंचाते हैं। और यही रीजन है कि लोग एफर्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन ग्रिट इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए नहीं होती, ग्रिट लॉन्ग टर्म विजन से आती है। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस का एक प्रैक्टिकल लेसन ये है कि आप कंट्रोल में क्या है उस पर फोकस करें। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कितने टैलेंटेड पैदा हुए, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और जब आप एफर्ट पर फोकस करते हैं तो एंजाइटी कम होती है, कंपैरिजन कम होता है। आप दूसरों से रेस नहीं कर रहे होते, आप खुद के साथ अग्रीमेंट निभा रहे होते हैं। इस चैप्टर में माइंडसेट की भी बात आती है, ग्रोथ माइंडसेट। जब आप मानते हैं कि एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है तो एफर्ट मीनिंगफुल लगता है, लेकिन जब आप मानते हैं कि एबिलिटी फिक्स्ड है तो एफर्ट पॉइंटलेस लगता है। ग्रिट वाले लोग एफर्ट को प्रूफ नहीं मानते कि वो वीक हैं, वो एफर्ट को प्रूफ मानते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो शायद आपको और एफर्ट नहीं, बेटर एफर्ट चाहिए। स्मार्ट एफर्ट, फोकस्ड एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि मेहनत को ब्लाइंडली ग्लोरीफाई मत करो, लेकिन उसे अंडर वैल्यू भी मत करो। एफर्ट विदाउट डायरेक्शन वेस्ट है, डायरेक्शन विदाउट एफर्ट फैंटेसी है। जब दोनों साथ आते हैं तब प्रोग्रेस होता है। एंजेला डकवर्थ बार बार इस बात पर लौटती हैं कि ग्रिट मोटिवेशन नहीं है, ग्रिट हैबिट है। आप मोटिवेटेड फील करें या न करें, आप फिर भी काम करते हैं। आप इंस्पायर्ड हों या एग्जॉस्टेड, आप फिर भी शो अप करते हैं। और यही एफर्ट टाइम के साथ आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप वो नहीं बनते जो आप सोचते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस क्योंकि एफर्ट कैरेक्टर बनाता है। जब आप मुश्किल दिनों में भी काम करते हैं तो डिसिप्लिन बनता है। जब आप फेलियर के बाद भी कोशिश करते हैं तो रेजिलियंस बनती है। ये क्वालिटीज टैलेंट से नहीं मिलती, ये सिर्फ एफर्ट से बनती हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज बहुत ग्राउंडेड है। अगर आप लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद से ये पूछिए, क्या मैं सिर्फ केपेबल बनना चाहता हूं या कमिटेड भी? केपेबिलिटी टैलेंट से आती है, कमिटमेंट एफर्ट से, और लॉन्ग रन में कमिटमेंट ही जीतती है। आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डिनरी एफर्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करना है। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, और कभी कभी वही एफर्ट आपको उस जगह ले जाता है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर एक ही बात समझ आती है, मैं वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि मैंने मेहनत करना बंद नहीं किया। चैप्टर 4, हाउ ग्रिटी आर यू? कभी आपने खुद से ऑनेस्टली पूछा है, मैं कितना ग्रिटी हूं? मतलब जब चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, जब प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, तब मैं क्या करता हूं? चैप्टर 4 हमें बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को देखने के लिए मजबूर करता है।
ये चैप्टर किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये खुद को समझने के लिए है। एंजेला डकवर्थ यहाँ ग्रिट को किसी सुपर हीरो क्वालिटी की तरह नहीं दिखाती। वो ग्रिट को मेजरेबल, ट्रेनेबल और प्रैक्टिकल बनाती है। ग्रिट कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, ग्रिट छोटे डिसीजंस का एक्यूमुलेशन है। आप कितनी बार बीच में छोड़ देते हैं? आप कितनी बार डिस्कम्फर्ट से भागते हैं? आप कितनी बार इंटरेस्ट खत्म होते ही डायरेक्शन बदल देते हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ हमेशा ऑनेस्टी से शुरू होती है। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन शार्प डिस्टिंक्शन आती है, पैशन और परसिवियरेंस। ग्रिट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पैशन का मतलब ऑब्सेशन नहीं है, पैशन का मतलब है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। बहुत लोग चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फ्यू लोग लंबे समय तक इंटरेस्टेड रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर पैशन होगा तो एफर्ट अपने आप आएगा, लेकिन रियलिटी उलट ही है। एफर्ट से ही पैशन डीप होता है। अगर आप हर कुछ महीनों में गोल बदल देते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं, तो शायद प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कंसिस्टेंसी है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ग्रिट स्केल की बात करती है, लेकिन असली वैल्यू स्कोर में नहीं है, असली वैल्यू रिफ्लेक्शन में है। जब आप खुद को रेट करते हैं तो आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। क्या आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं या सिर्फ स्टार्ट करते हैं? क्या आप सेटबैक्स के बाद रिटर्न करते हैं या रैशनलाइज करके मूव ऑन कर जाते हैं? ग्रिटी लोग पेन को रोमांटिसाइज नहीं करते, वो बस पेन को टॉलरेट करना सीख लेते हैं, और टॉलरेंस प्रैक्टिस से आती है। ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट मिथ तोड़ता है। ग्रिट का मतलब ये नहीं कि आप कभी डाउट फील नहीं करेंगे। ग्रिट का मतलब ये है कि डाउट के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डाउट ग्रिटी लोगों में भी होता है, फियर ग्रिटी लोगों में भी होता है। डिफरेंस सिर्फ रिएक्शन का होता है। नॉन ग्रिटी लोग फियर को सिग्नल मान लेते हैं रुकने का, ग्रिटी लोग फियर को सिग्नल मानते हैं ग्रो करने का। इस चैप्टर में एक सटल लेकिन पावरफुल आइडिया सामने आती है। कंसिस्टेंसी इज नॉट इंटेंसिटी। आपको हर दिन मैक्सिमम देने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन लौटने की जरूरत है। कभी एफर्ट कम होगा, कभी एनर्जी लो होगी, लेकिन चेन टूटनी नहीं चाहिए। ग्रिट डेली हीरोइज्म नहीं मांगती, ग्रिट डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। आपका एनवायरनमेंट भी आपकी ग्रिट को शेप करता है। अगर आप हर बार क्विट करने पर खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं तो ग्रिट डेवलप नहीं होती। लेकिन अगर आप खुद से हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं और खुद को अकाउंटेबल बनाते हैं तो ग्रिट ग्रो करती है। इस चैप्टर में पेरेंटिंग, कोचिंग और लीडरशिप की भी झलक मिलती है। हाई एक्सपेक्टेशंस प्लस सपोर्ट, ना सिर्फ प्रेशर ना सिर्फ कंफर्ट, बैलेंस। ग्रिट हार्श नहीं होती, ग्रिट ऑनेस्ट होती है। आप खुद से ये नहीं कहते मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं अगर मैं लगा रहा। हाउ ग्रिटी आर यू? इसका आंसर स्टैटिक नहीं है, यह आंसर बदलता है। आप आज जितने ग्रिटी हैं कल उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज छोड़नी पड़ेगी, एक्सक्यूजेस। ग्रिट एक्सक्यूजेस के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करती। एक्सप्लेनेशन हो सकती है लेकिन एस्केप नहीं। इस चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल टेक अवे यही है, अपने बिहेवियर को देखो, अपनी इंटेंशंस को नहीं। इंटेंशंस क्लीन होती हैं, बिहेवियर ऑनेस्ट होता है। आप क्या प्लान करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या रिपीट करते हैं। अगर आप बार बार सेम स्ट्रगल में हार जाते हैं तो शायद आपको मोटिवेशन नहीं सिस्टम चाहिए। रूटीन, बाउंड्रीज, कमिटमेंट्स जो मूड पर डिपेंड न करें। ग्रिट फ्रीडम नहीं छीनती, ग्रिट डायरेक्शन देती है। जब आपके पास डायरेक्शन होती है तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, कंपैरिजंस इररिलेवेंट हो जाते हैं, आप बिजी रहते हैं अपने काम में। इस चैप्टर के एंड तक एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, ग्रिट कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है जो या तो होती है या नहीं होती। ग्रिट एक स्किल है और स्किल्स प्रैक्टिस से आती हैं। हर बार जब आप क्विटिंग के बजाय पॉज चुनते हैं, ग्रिट बढ़ती है। हर बार जब आप कंफर्ट के बजाय चैलेंज चुनते हैं, ग्रिट बढ़ती है। हर बार जब आप लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर रखते हैं, ग्रिट बढ़ती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा ज्यादा टिकना है, थोड़ा ज्यादा धैर्य, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन, थोड़ा ज्यादा फेथ उस प्रोसेस में जो अभी विजिबल नहीं है। हाउ ग्रिटी आर यू? शायद आज आंसर एवरेज है, और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रिट की सबसे पावरफुल बात यही है। ये वहीं से शुरू होती है जहां आप रुकने के बजाय खुद से कहते हैं मैं अभी भी यहां हूं। चैप्टर 5, ग्रिट ग्रोज। अक्सर लोग ग्रिट को पर्सनालिटी ट्रेट समझ लेते हैं, जैसे कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं, जैसे आई कलर या हाइट। लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में एक बहुत रियश्योरिंग बात कहती हैं, ग्रिट ग्रोज। मतलब ग्रिट फिक्स नहीं है,
मतलब अगर आज आप इजीली क्विट कर देते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ग्रिट डेवलप होती है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, और सबसे ज्यादा इंटेंशन के साथ। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि ग्रिट कोई स्विच नहीं है जो एक दिन ऑन हो जाए। ये एक मसल की तरह है, यूज करेंगे तो स्ट्रांग होगी, इग्नोर करेंगे तो वीक। सबसे पहले बात आती है इंटरेस्ट की। ग्रिट बिना इंटरेस्ट के टिक नहीं सकती, लेकिन इंटरेस्ट कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं होता। इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। आप किसी चीज में थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, फिर आप उसे एक्सप्लोर करते हैं, फिर आप उसमें थोड़ा बेटर होते हैं, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डीप हो जाता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो पैशन को इंस्टेंट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर शुरू में मजा नहीं आया तो वो मान लेते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन ग्रिटी लोग थोड़ा और रुकते हैं, वो खुद को टाइम देते हैं ग्रो करने का। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि ग्रिट प्रेशर से नहीं बढ़ती, ग्रिट पर्पस से बढ़ती है। जब आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तब परसिवियरेंस मीनिंगफुल बनती है। पर्पस हमेशा वर्ल्ड चेंजिंग नहीं होता, कभी कभी पर्पस सिंपल होता है। बेटर बनना, रिस्पॉन्सिबल बनना, यूजफुल बनना, और यही इनफ है। ग्रिट ग्रोज जब आप सेटबैक्स को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं लेते, बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह लेते हैं। ये काम नहीं किया, ठीक है, तो अब क्या चेंज करना है? नॉन ग्रिटी माइंडसेट पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ग्रिटी माइंडसेट पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? डिफरेंस एटीट्यूड का है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ऑप्टिमिज्म की भी बात करती हैं, लेकिन नाइव ऑप्टिमिज्म नहीं, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। मतलब आप ये मानते हैं कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि एफर्ट से रास्ता निकलेगा। फॉल्स पॉजिटिविटी ग्रिट नहीं बनाती, ऑनेस्ट होप बनाती है। ग्रिट ग्रोज जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। ब्लेम करने से ग्रिट नहीं बढ़ती। जब हर फेलियर के लिए बाहरी रीजन होता है तो अंदर चेंज की जरूरत नहीं लगती। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे बेटर करना होगा, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि ग्रिटी लोग फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते, वो फेलियर को इवेंट मानते हैं। आप फेल हुए, आप फेलियर नहीं हैं। ये डिस्टिंक्शन बहुत सटल है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। ग्रिट ग्रोज जब आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। अगर आप खुद को हमेशा कंफर्ट में रखते हैं तो ग्रिट स्टार्व हो जाती है। थोड़ा डिस्कंफर्ट इंटेंशनल होना चाहिए, चैलेंजेस इंटेंशनल होने चाहिए। स्मॉल चैलेंजेस, डेली चैलेंजेस। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या किया जो आसान नहीं था? ग्रिट मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से बनती है। अगर आप हर दिन डिसीजन लेते हैं कि आज मेहनत करनी है या नहीं, तो आप टायर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर मेहनत रूटीन बन जाए तो ग्रिट नेचुरली ग्रो करती है। इस चैप्टर में पेरेंटिंग और मेंटरशिप की बात भी सटली आती है। ओवर प्रोटेक्शन ग्रिट को वीकन करती है, निग्लेक्ट ग्रिट को क्रश करती है, सपोर्ट के साथ स्ट्रगल, गाइडेंस के साथ फ्रीडम, यही बैलेंस ग्रिट को ग्रो करता है। ग्रिट ग्रो स्लोली, इतनी स्लोली कि कई बार आपको लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन जैसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इफेक्ट टाइम के साथ एक्सप्लोड करता है। आज आप थोड़ा ज्यादा पेशेंट हैं, आज आप थोड़ा कम क्विट करते हैं, आज आप थोड़ा बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं सेटबैक पर। ये सब सिग्नल्स हैं कि ग्रिट ग्रो कर रही है। इस चैप्टर का एक वेरी प्रैक्टिकल लेसन ये है, ट्रैक एफर्ट नॉट आउटकम्स। आउटकम्स डिलेड होते हैं, एफर्ट इमीडिएट होता है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे तो डिमोटिवेशन आएगी, अगर आप एफर्ट देखेंगे तो मोमेंटम बनेगा। ग्रिट ग्रोज जब आप खुद से रियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं, ग्रैंड डिक्लेरेशंस नहीं, स्मॉल कमिटमेंट्स। मैं रोज 1 घंटा दूंगा, मैं आज भी शो अप करूंगा, मैं फिनिश करूंगा, भले ही परफेक्ट ना हो। परफेक्शन ग्रिट की एनिमी है, कंप्लीशन ग्रिट की फ्रेंड है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ये भी रिमाइंड करती हैं कि ग्रिट अकेले डेवलप नहीं होती, कम्युनिटी मैटर करती है। आप किन लोगों के साथ हैं, आप किस तरह की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, आप किस तरह के स्टैंडर्ड्स नॉर्मलाइज करते हैं। अगर क्विटिंग नॉर्मल है तो ग्रिट रेयर हो जाती है। अगर परसिस्टेंस रिस्पेक्टेड है तो ग्रिट ग्रो करती है। ग्रिट ग्रोज जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को सीरियसली लेते हैं, जब आप ये मानते हैं कि जो मैं आज कर रहा हूं उसका असर पड़ेगा। इमीडिएट कंफर्ट फ्यूचर कॉस्ट बन जाता है, इमीडिएट एफर्ट फ्यूचर एसेट बन जाता है, और यही ट्रेड ऑफ ग्रिटी लोग समझते हैं। इस चैप्टर का सबसे होपफुल मैसेज यही है, आप परफेक्ट नहीं हैं और होना भी नहीं है। आप इनकंसिस्टेंट रहे हैं और शायद रहेंगे भी, लेकिन हर बार जब आप वापस आते हैं, ग्रिट थोड़ी और मजबूत होती है। ग्रिट ग्रोज एवरी टाइम यू डोंट क्विट परमानेंटली। पॉज अलाउड है, रेस्ट अलाउड है, लेकिन वॉक अवे नहीं। अगर आज आप टायर्ड हैं
तो स्लो डाउन कीजिए, लेकिन डायरेक्शन मत बदलिए। ग्रिट लाउड नहीं होती, ग्रिट अनाउंस नहीं करती, ग्रिट क्वाइटली ग्रो करती है उन डिसीजंस में जो कोई देख नहीं रहा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो रियलाइज होगा, मैं स्ट्रांग इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे सब कुछ आसान मिला, मैं स्ट्रांग इसलिए बना क्योंकि मैंने मुश्किलों के बीच खुद को ग्रो करने दिया। चैप्टर 6, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम अक्सर बहुत लाइटली लेते हैं। हमें लगता है इंटरेस्ट या तो होता है या नहीं होता, जैसे किसी चीज को देखते ही दिल कह दे यस दिस इज इट। लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी मिसकंसेप्शन तोड़ती हैं। इंटरेस्ट इंस्टेंट नहीं होता, इंटरेस्ट डेवलप होता है। हम सोशल मीडिया और सक्सेस स्टोरीज की वजह से ये मानने लगे हैं कि पैशन अचानक मिल जाता है। एक दिन आप उठते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत रेयरली होता है। इंटरेस्ट शुरुआत में फ्रेजाइल होता है, कमजोर, अनसर्टन, और इसी स्टेज पर ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। जब शुरुआत में एक्साइटमेंट कम होती है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है और प्रोग्रेस स्लो होता है, तब दिमाग कहता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन ग्रिटी लोग इस थॉट को फाइनल डिसीजन नहीं बनने देते। इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है, इंटरेस्ट नीड्स टाइम। इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। क्यूरियोसिटी मतलब सवाल, व्हाट इफ, हाउ डज दिस वर्क। आप किसी चीज को पूरी तरह प्यार करने से पहले उसे थोड़ा जानना सीखते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी तभी सरवाइव करती है जब आप उसे एक्शन देते हैं, पढ़ना, प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। इंटरेस्ट सिर्फ सोचने से नहीं बढ़ता, इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट से बढ़ता है। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि इंटरेस्ट का डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। पहले एक्सपोजर, फिर एंगेजमेंट, फिर कमिटमेंट। प्रॉब्लम यह है कि हम कमिटमेंट के लेवल का इंटरेस्ट पहले दिन एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि रास्ता गलत है। इंटरेस्ट शैलो नहीं होता, उसे शैलो छोड़ दिया जाता है। अगर आप हर बार बोर्डम आते ही डायरेक्शन बदल देते हैं तो आपका इंटरेस्ट कभी डीप नहीं होगा, आप हमेशा सरफेस पर ही रह जाएंगे। ग्रिट और इंटरेस्ट का कनेक्शन यही है। इंटरेस्ट बोर्डम के बाद स्टार्ट होता है। बोर्डम वो गेट है जिसे क्रॉस किए बिना मास्टरी नहीं आती। इस चैप्टर में एक बहुत प्रैक्टिकल ट्रूथ सामने आता है। हर मीनिंगफुल परस्यूट में डल फेजेस होते हैं, हर करियर में, हर स्किल में, हर गोल में। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट हमेशा हाई रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए नॉवेल्टी नहीं, पर्पस चाहिए। नॉवेल्टी एक्साइटमेंट देती है, पर्पस एंड्योरेंस देता है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ये भी क्लियर करती हैं कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड अलग चीजें हैं। आप किसी चीज में इमीडिएटली अच्छे न भी हों, फिर भी उसमें डीप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और कई बार उल्टा भी होता है, आप किसी चीज में अच्छे होते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ग्रिटी लोग इंटरेस्ट को स्किल के साथ ग्रो करते हैं। जैसे जैसे कॉम्पिटेंस बढ़ती है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता है। फीलिंग कॉम्पिटेंट फील्स गुड, प्रोग्रेस फील्स मोटिवेटिंग। इसलिए शुरुआत में स्ट्रगल होना इंटरेस्ट के अगेंस्ट एविडेंस नहीं है। स्ट्रगल अक्सर प्रूफ होता है कि आप लर्निंग जोन में हैं। इस चैप्टर में एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस भी आती है, लेकिन शैलो एक्सप्लोरेशन नहीं। एक चीज ट्राई करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एफर्ट दो। अगर आप हर चीज को सिर्फ सरफेस लेवल पर ट्राई करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्लैरिटी नहीं। इंटरेस्ट ग्रोज विद फैमिलियरिटी। जो चीज अनफैमिलियर होती है वो अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन जैसे जैसे फैमिलियरिटी बढ़ती है डिस्कंफर्ट कम होता है और वहीं से इंटरेस्ट डीपन होता है। एंजेला डकवर्थ ये भी कहती हैं कि इंटरेस्ट को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नर्चर किया जा सकता है। आप खुद से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको हर दिन मोटिवेशन फील होगी। ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आप रिटर्न करेंगे। रिटर्न करना इंटरेस्ट का साइलेंट सिग्नल है। हर बार जब आप वापस आते हैं इंटरेस्ट थोड़ी और मजबूत होती है। इस चैप्टर का एक स्ट्रेटेजिक लेसन ये है, अगर आप इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं तो परफेक्शन मत ढूंढिए, प्रोग्रेस ढूंढिए। आज क्या थोड़ा बेटर हुआ, आज क्या नया समझ में आया। स्मॉल विंस इंटरेस्ट को फ्यूल देते हैं। इंटरेस्ट ग्रोज जब आप प्रेशर कम करते हैं। अगर हर चीज लाइफ और डेथ लगेगी तो क्यूरियोसिटी मर जाएगी। ग्रिट क्यूरियोसिटी को प्रोटेक्ट करती है। इस चैप्टर में एक सटल वार्निंग भी है, इंटरेस्ट बोर्डम से नहीं मरता, इंटरेस्ट निग्लेक्ट से मरता है। अगर आप किसी चीज में पोटेंशियल इंटरेस्ट महसूस करते हैं लेकिन उसे टाइम नहीं देते तो वो नेचुरली फेड हो जाएगा। इंटरेस्ट अटेंशन मांगता है, डेली अटेंशन नहीं तो वीकली, वीकली नहीं तो कंसिस्टेंट इंटरवल्स।
लेकिन रैंडमनेस इंटरेस्ट को कंफ्यूज कर देती है। ग्रिटी लोग इंटरेस्ट को स्केड्यूल में जगह देते हैं, मूड के भरोसे नहीं छोड़ते। इस चैप्टर के एंड तक एक बहुत ग्राउंडिंग रियलाइजेशन आती है। आपको लाइफ लॉन्ग पैशन खोजने की जरूरत नहीं है। आपको बस इनफ इंटरेस्ट चाहिए जिसे आप एफर्ट से डीपन कर सकें। इंटरेस्ट कोई स्पार्क नहीं है जो जलकर खत्म हो जाए। इंटरेस्ट एक फ्लेम है जो केयर मांगती है। अगर आप उसे हवा देंगे वो बढ़ेगी, अगर आप इग्नोर करेंगे वो बुझ जाएगी। और ग्रिट वही डिसिप्लिन है जो इंटरेस्ट को बुझने नहीं देता जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है। अगर आज आप अनश्योर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्यूरियस हैं, तो आप लॉस्ट नहीं हैं, आप प्रोसेस में हैं। बस एक काम कीजिए, आज भी थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आज भी थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। इंटरेस्ट वहीं ग्रो करता है जहां आप बार बार लौटते हैं, भले ही हर बार दिल पूरी तरह कन्विंस्ड न हो, क्योंकि लॉन्ग रन में इंटरेस्ट वो नहीं होता जो आपको बुलाता है। इंटरेस्ट वो होता है जिसे आप छोड़ते नहीं हैं। चैप्टर 7, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, रेपिटेशन, वही काम बार बार, एंडलेसली। लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में प्रैक्टिस की उस सिंपल डेफिनेशन को तोड़ देती है। प्रैक्टिस सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, प्रैक्टिस इंटेंशन है, प्रैक्टिस डिस्कम्फर्ट है, प्रैक्टिस ऑनेस्टी है। मोस्ट लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें पहले से आता है। कंफर्टेबल प्रैक्टिस, लेकिन ग्रिट कंफर्टेबल प्रैक्टिस से नहीं बनती। इस चैप्टर का कोर आइडिया बहुत क्लियर है, डिलिबरेट प्रैक्टिस। मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो आपको अनकंफर्टेबल बनाए, जो आपकी वीकनेसेस एक्सपोज करे, जो आपको बार बार रिमाइंड कराए कि अभी आप परफेक्ट नहीं हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस इजी नहीं होती, वो बोरिंग होती है, मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है, ईगो को चोट पहुंचाती है, और यही रीजन है कि लोग उससे बचते हैं। एंजेला डकवर्थ साफ कहती हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स बाकी लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, वो बेटर प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंस क्वांटिटी का नहीं है, डिफरेंस क्वालिटी का है। प्रैक्टिस का पहला रूल है फोकस। माइंडलेस रेपिटेशन वेस्ट है। अगर दिमाग कहीं और है तो स्किल वहीं की वहीं रहेगी। डिलिबरेट प्रैक्टिस में अटेंशन लगता है, प्योर अटेंशन। आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आप किस पर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे इंप्रूव करना है। प्रैक्टिस का दूसरा रूल है फीडबैक। बिना फीडबैक के प्रैक्टिस ब्लाइंड होती है। आपको कोई चाहिए जो बताए कि कहां गलती हो रही है, कोच, मेंटोर, सिस्टम या ऑनेस्ट सेल्फ रिव्यू। ग्रिटी लोग फीडबैक से डरते नहीं हैं, वो क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं मानते, वो उसे डेटा मानते हैं। प्रैक्टिस का तीसरा रूल है रिपीटिशन विद करेक्शन। गलती को रिपीट करना प्रैक्टिस नहीं है, गलती को आइडेंटिफाई करके सही करना प्रैक्टिस है। इस चैप्टर में एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी सामने आता है, रियल प्रैक्टिस मजेदार नहीं होती। अगर आपको हर बार मजा आ रहा है तो शायद आप पुश नहीं कर रहे। ग्रोथ जोन अनकंफर्टेबल होता है, और ग्रिट वही कैपेसिटी है जो आपको उस जोन में टिकाए रखती है। प्रैक्टिस मोटिवेशन से नहीं चलती, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर से चलती है। अगर आप रोज डिसाइड करेंगे कि आज प्रैक्टिस करनी है या नहीं, तो आप जल्दी थक जाएंगे। ग्रिटी लोग प्रैक्टिस को कैलेंडर में डालते हैं, मूड से नेगोशिएट नहीं करते। प्रैक्टिस हैपन्स वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ये भी बताती हैं कि रेस्ट भी प्रैक्टिस का हिस्सा है। डिलिबरेट प्रैक्टिस शॉर्ट होती है लेकिन इंटेंस होती है। आप घंटों तक डीप फोकस नहीं कर सकते, और जो लोग ऐसा ट्राई करते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। ग्रिट एग्जॉस्शन नहीं है, ग्रिट सस्टेनेबिलिटी है। स्मार्ट प्रैक्टिस में ब्रेक्स होते हैं, रिकवरी होती है, रिफ्लेक्शन होती है। प्रैक्टिस सिर्फ डूइंग नहीं है, प्रैक्टिस थिंकिंग भी है। क्या काम किया, क्या नहीं किया, अगली बार क्या अलग करना है। ये सवाल प्रैक्टिस को पावरफुल बनाते हैं। इस चैप्टर का एक स्ट्रेटेजिक लेसन ये है, अगर आप प्रैक्टिस को वेग रखेंगे तो रिजल्ट भी वेग होंगे। आज थोड़ा प्रैक्टिस कर ली, ये इनफ नहीं है। क्लियर गोल चाहिए, आज क्या इंप्रूव करना है, आज किस मिस्टेक को फिक्स करना है। स्मॉल स्पेसिफिक टारगेट्स। ग्रिटी लोग बिग गोल्स को स्मॉल ड्रिल्स में तोड़ देते हैं। प्रैक्टिस का एक और इल्यूजन ये है कि एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली स्किल बन जाता है, लेकिन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ईयर्स ऑफ इंप्रूवमेंट अलग चीजें हैं। आप 10 साल से वही गलती कर सकते हैं या 1 साल में 10 साल की ग्रोथ कर सकते हैं। डिफरेंस प्रैक्टिस के इंटेंशन का है। इस चैप्टर में ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस भी सामने आती है। डिलिबरेट प्रैक्टिस एक्सेप्ट करती है कि आप अभी बेस्ट नहीं हैं। अगर ईगो कंट्रोल में नहीं है तो प्रैक्टिस शैलो हो जाएगी। ग्रिट ईगो को साइड में रखती है। प्रैक्टिस कंपैरिजन के लिए नहीं होती, प्रैक्टिस मास्टरी के लिए होती है। जब आप दूसरों से कंपीट करते हैं
तो एंजाइटी बढ़ती है। जब आप खुद से कंपीट करते हैं तो क्लैरिटी आती है। आज मैं कल से बेहतर कैसे बनूं? बस यही क्वेश्चन काफी है। प्रैक्टिस बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि रिवॉर्ड्स डिलेड होते हैं। लेकिन ग्रिटी लोग डिलेड रिवॉर्ड्स के लिए वायर्ड होते हैं। वो इमीडिएट प्लेजर को सैक्रिफाइस करना सीख लेते हैं। नेटफ्लिक्स बाद में, स्क्रॉल बाद में, पहले वर्क। इस चैप्टर के एंड तक एक पावरफुल रियलाइजेशन आती है। प्रैक्टिस टैलेंट को रिवील नहीं करती, प्रैक्टिस टैलेंट को क्रिएट करती है। जो लोग नेचुरली गुड दिखते हैं वो प्रैक्टिस के रिजल्ट हैं, मिरेकल नहीं। अगर आप कभी खुद को ये कहते पकड़ें मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या मैंने डिलिबरेट प्रैक्टिस की है? अगर आंसर नो है तो वर्डिक्ट अभी नहीं आया है। ग्रिड पेशेंस सिखाती है, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी सिखाती है, और जब दोनों साथ आते हैं तो प्रोग्रेस इनएविटेबल हो जाता है। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस लर्नर बने रहना है। हर दिन थोड़ा सा पुश, हर दिन थोड़ा सा पॉलिश। प्रैक्टिस क्वाइट होती है, कोई अपलॉड नहीं करता, लेकिन टाइम के साथ प्रैक्टिस आपकी आवाज बन जाती है। और एक दिन जब लोग कहेंगे तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो आप अंदर से जानते होंगे ये टैलेंट नहीं था, ये उन हजारों मोमेंट्स का रिजल्ट था जब आप टायर्ड थे, बोर्ड थे, कंफ्यूज थे, और फिर भी आपने प्रैक्टिस की। चैप्टर 8, पर्पस। पर्पस शब्द बहुत हैवी लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बड़ी रेयर चीज हो जो सिर्फ लकी लोगों को मिलती है। लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में पर्पस को जमीन पर ले आती है। सिंपल, प्रैक्टिकल, ह्यूमन। पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ का ग्रैंड मिशन आज ही समझ में आ जाए। पर्पस का मतलब है ये समझना कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब काम सिर्फ मेरे लिए होता है तो मोटिवेशन फ्रेजाइल होती है, लेकिन जब काम किसी और के लिए भी होता है तो परसिवरेंस बढ़ती है। पर्पस ग्रिड को फ्यूल देता है, इंटरेस्ट आपको शुरू कराता है, प्रैक्टिस आपको इंप्रूव कराती है, लेकिन पर्पस आपको टिकाए रखता है। जब काम बोरिंग हो जाता है, जब प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, जब अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तब पर्पस क्वाइटली आपको आगे धकेलता है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताती हैं। जॉब, करियर और कॉलिंग। जॉब वो है जो आप पैसे के लिए करते हैं, करियर वो है जो ग्रोथ और अचीवमेंट के लिए करते हैं, कॉलिंग वो है जो मीनिंग के लिए करते हैं। लेकिन ये तीनों रिजिड कैटेगरीज नहीं हैं। एक जॉब भी कॉलिंग बन सकता है अगर उसमें पर्पस जुड़ जाए। पर्पस का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया बदल रहे हो, पर्पस का मतलब ये है कि आप किसी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, एक इंसान के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए, एक सिस्टम के लिए। पर्पस हमेशा लाउड नहीं होता, अक्सर वो क्वाइट होता है। ये चैप्टर ये भी क्लियर करता है कि पर्पस डिस्कवर नहीं किया जाता, पर्पस डेवलप किया जाता है। आप पहले काम करते हैं, फिर आप इंपैक्ट देखते हैं, फिर आपको मीनिंग महसूस होता है। ऑर्डर उलटा नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं जब मुझे पर्पस मिलेगा तब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन ग्रिटी लोग कहते हैं मैं मेहनत करूंगा और पर्पस ग्रो होगा। पर्पस रिफ्लेक्शन से डीप होता है। आप खुद से पूछते हैं मेरे काम से कौन बेनिफिट करता है, मेरी मेहनत से किसका काम आसान होता है। ये सवाल धीरे धीरे पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पर्पस सेल्फिश नहीं होता, लेकिन सेल्फ नेग्लेक्ट भी नहीं होता। पर्पस का मतलब सैक्रिफाइस, बर्नआउट नहीं है। पर्पस का मतलब सस्टेनेबिलिटी है। आप खुद को एग्जॉस्ट करके यूजफुल नहीं बनते, आप खुद को स्ट्रांग बनाकर यूजफुल बनते हैं। पर्पस ग्रिड को इमोशनल मीनिंग देता है। बिना पर्पस के ग्रिड ड्राई हो जाती है। आप टिक तो जाते हैं लेकिन हॉलो महसूस करते हैं। पर्पस वर्क को सिर्फ टास्क नहीं रहने देता, पर्पस वर्क को कंट्रीब्यूशन बना देता है। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि पर्पस अक्सर बाद में आता है, पहले मास्टरी आती है। जब आप किसी काम में कॉम्पिटेंट होते हैं तभी आप उसका इंपैक्ट ठीक से देख पाते हैं। बिगिनर्स खुद में उलझे रहते हैं, एक्सपर्ट्स दूसरों की जरूरतें देख पाते हैं। इसलिए अगर अभी आपको पर्पस फील नहीं हो रहा तो पैनिक मत कीजिए, शायद आप अभी लर्निंग फेज में हैं। पर्पस प्रेशर से नहीं बनता, पर्पस पेशेंस से बनता है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ऑप्टिमिज्म की भी बात करती हैं, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑप्टिमिज्म। मतलब ये बिलीफ कि अगर मैं सिंसियर एफर्ट दूंगा तो किसी ना किसी लेवल पर मैं यूजफुल बनूंगा। पर्पस परफेक्शन नहीं मांगता, पर्पस प्रेजेंस मांगता है। आप अवेलेबल रहें, आप रिस्पॉन्सिबल रहें, आप रिलायबल रहें। पर्पस ग्रोज जब लोग आप पर डिपेंड करने लगते हैं। इस चैप्टर का एक स्ट्रेटेजिक लेसन ये है, अगर आप पर्पस चाहते हैं तो खुद से पूछिए आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं।
बिग आंसर्स मत ढूंढिए, स्मॉल एक्शंस कीजिए। एक ईमेल अच्छे से लिख देना, एक काम पूरा कर देना, एक प्रॉब्लम सिंसियरली सॉल्व करना। पर्पस कंपाउंड होता है। आज का छोटा कंट्रीब्यूशन कल का डीप मीनिंग बन जाता है। पर्पस ग्रिड को नोबल बनाता है, अदरवाइज ग्रिड सिर्फ स्टबर्ननेस बन जाती है। जब आपके पास पर्पस होता है तो फेलियर पर्सनल इंसल्ट नहीं लगता, फेलियर फीडबैक लगता है, क्योंकि गोल ईगो नहीं होता, गोल इंपैक्ट होता है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि पर्पस इंपोज नहीं होना चाहिए, पर्पस बोरोड नहीं होना चाहिए। आप किसी और का मिशन कॉपी करके फुलफिल्ड महसूस नहीं करेंगे। पर्पस अलाइनमेंट से आता है, आपके वैल्यूज, आपकी स्ट्रेंथ्स और दुनिया की नीड्स। ये इंटरसेक्शन धीरे धीरे क्लियर होता है। पर्पस टाइम लेता है, लेकिन वंस इट फॉर्म्स ग्रेट एफर्टलेस नहीं होती, लेकिन मीनिंगफुल हो जाती है। आप स्टिल टायर्ड होंगे, आप स्टिल डाउट करेंगे, लेकिन क्विटिंग हार्डर हो जाएगा, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहे। इस चैप्टर का सबसे ग्राउंडिंग मैसेज यही है, पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पर्पस डायरेक्शन है। आप हर दिन थोड़ा अलाइन होते जाते हैं, थोड़ा यूजफुल, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल। पर्पस लाउड डिक्लेरेशन नहीं है, पर्पस डेली बिहेवियर है। आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे शो अप करते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आपका काम मीनिंगलेस है, तो खुद से ये मत पूछिए क्या मेरा काम मीनिंगफुल है। खुद से ये पूछिए मैं इसे मीनिंगफुल कैसे बना सकता हूं। ग्रिट और पर्पस साथ चलते हैं। ग्रिट बिना पर्पस थक जाती है, पर्पस बिना ग्रिट सपना रह जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है, शांति के साथ, धैर्य के साथ। और तब आप समझते हैं मैं इसलिए टिका रहा क्योंकि मेरा होना किसी ना किसी के लिए काम का था। चैप्टर 9, होप। होप को हम अक्सर सॉफ्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव सोच, कोई फील गुड आइडिया। लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में होप को ग्रिट की बैकबोन की तरह दिखाती है। स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, नेसेसरी। ग्रिट बिना होप के ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। आप कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, अगर अंदर ये बिलीफ नहीं है कि एफर्ट से कुछ बदलेगा, तो परसिवरेंस धीरे धीरे सूख जाती है। होप का मतलब ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है। होप का मतलब ये नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। होप का मतलब है ये मानना कि आप जो कर रहे हैं उसका असर पड़ सकता है। होप एक्शन ओरिएंटेड बिलीफ है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सामने आता है। ऑप्टिमिज्म और होप में फर्क है। ऑप्टिमिज्म कहता है थिंग्स विल वर्क आउट। होप कहता है मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे चीजें बेहतर हों। होप पैसिव नहीं है, होप रिस्पॉन्सिबल है। जब आप होप रखते हैं तो आप खुद को पावरलेस विक्टिम नहीं मानते, आप खुद को एजेंट मानते हैं, और यही बिलीफ ग्रिट को फ्यूल देता है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ लर्न्ड हेल्पलेसनेस की बात करती हैं। जब इंसान बार बार फेल करता है और उसे लगता है कि उसका एफर्ट मैटर नहीं करता, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। यही ग्रिट मरती है। लेकिन होपफुल लोग फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानते, वो फेलियर को टेम्परेरी मानते हैं। टेम्परेरी सेटबैक्स, परमानेंट एफर्ट। होप का कोर यही है। जब कुछ गलत होता है, नॉन होपफुल माइंडसेट कहता है ये मेरी गलती है, ये हमेशा होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। होपफुल माइंडसेट कहता है ये सिचुएशन स्पेसिफिक है, ये चेंज हो सकती है और मैं कोशिश कर सकता हूं। डिफरेंस थिंकिंग का नहीं, इंटरप्रिटेशन का है। होपफुल लोग खुद से अलग तरह से बात करते हैं। इंटरनल डायलॉग बदल जाता है। सेल्फ टॉक हार्श नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। होप खुद को धोखा देना नहीं है, होप खुद को मौका देना है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि होप जन्म से नहीं मिलती, होप सीखी जाती है, एक्सपीरियंस से, रिफ्लेक्शन से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मॉल विंस से। जब आप बार बार ये देखते हैं कि आपका एफर्ट थोड़ा सा फर्क ला रहा है, तो होप नेचुरली बिल्ड होती है। होप मोटिवेशन से नहीं आती, होप एविडेंस से आती है। एविडेंस कि आप सीख सकते हैं, आप अडेप्ट कर सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रिटी लोग अपने पास्ट एफर्ट को प्रूफ की तरह देखते हैं। उन्होंने पहले भी मुश्किल हैंडल की है, उन्होंने पहले भी फेल किया है और फिर भी आगे बढ़े हैं। ये मेमोरी होप बन जाती है। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि होप फ्यूचर पर नहीं टिकी होती, होप पास्ट पर टिकी होती है। आप पहले क्या कर चुके हैं वो आपको फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस देता है। होप ग्रोस जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब आप कहते हैं ये मेरी कंट्रोल में है। ब्लेम होप को डिस्ट्रॉय करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होप को रिवाइव करती है।
इस चैप्टर में पेरेंटिंग और एजुकेशन का एंगल भी आता है। जब बच्चों को यह सिखाया जाता है कि फेलियर परमानेंट नहीं है और एफर्ट मीनिंगफुल है, तो होप डेवलप होती है। लेकिन अगर हर फेलियर को लेबल बना दिया जाए तो होप अर्ली स्टेज में ही टूट जाती है। होप ग्रिड को इमोशनल सेफ्टी देता है। जब आप जानते हैं कि फेलियर आपको डिफाइन नहीं करेगा, तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते, और ग्रिट रिस्क से ही ग्रो करती है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट बात कहती हैं। होप पेन को डिनाई नहीं करती, होप पेन को टॉलरेट करने की वजह देती है। आप स्टिल टायर्ड होंगे, आप स्टिल फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप स्टिल डाउट करेंगे, लेकिन अंदर एक वॉइस होगी जो कहेगी, मे बी नॉट टुडे बट इवेंचुअली। होप डेडलाइन नहीं देती, होप डायरेक्शन देती है। इस चैप्टर का स्ट्रेटेजिक लेसन बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपकी होप लो है तो बिग विजन पर मत जाइए, स्मॉल कंट्रोलेबल एक्शंस पर जाइए। आज क्या एक स्टेप पॉसिबल है? आज क्या एक ईमेल भेजा जा सकता है? आज क्या एक अटेम्प्ट किया जा सकता है? होप एक्शन से रिवाइव होती है, थिंकिंग से नहीं। जब आप स्टक फील करते हैं तो दिमाग बड़ा सॉल्यूशन ढूंढता है, लेकिन होप छोटे एक्शन से लौटती है। ग्रिट और होप एक लूप बनाते हैं। होप आपको एफर्ट करने देता है, एफर्ट आपको रिजल्ट दिखाता है, रिजल्ट होप को स्ट्रांग बनाता है। अगर इस लूप में कहीं ब्रेक है तो ग्रिट भी कमजोर हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी क्लियर होता है कि होप अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, एनवायरनमेंट मैटर करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो एफर्ट का मजाक उड़ाते हैं, जो फेलियर को शेम बनाते हैं, तो होप स्लोली एरोड हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो कोशिश को रिस्पेक्ट करते हैं, जो सेटबैक्स को नॉर्मलाइज करते हैं, तो होप सर्वाइव करती है। होप फ्रेजाइल होती है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ग्रिट फोर्स नहीं है, ग्रिट फेथ है। फेथ की प्रोसेस वर्थ इट है। इस चैप्टर के एंड तक एक बहुत ग्राउंडिंग ट्रूथ सामने आता है। होप गारंटी नहीं देती, होप परमिशन देती है। परमिशन टू ट्राई अगेन, परमिशन टू स्टे लॉन्गर, परमिशन टू नॉट क्विट टुडे। होप ये प्रॉमिस नहीं करती कि आप विन करेंगे, होप ये प्रॉमिस करती है कि आप पावरलेस नहीं हैं। और ग्रिट को बस इतना ही चाहिए। अगर आज आप टायर्ड हैं, अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि एफर्ट बेकार जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि होप खत्म हो गई है। शायद होप बस क्वाइट हो गई है। उससे बात कीजिए, एक छोटा एक्शन दीजिए, और फिर देखिए कैसे ग्रिट फिर से उठती है। होप लाउड नहीं होती, होप ड्रामेटिक नहीं होती। होप एक सिंपल बिलीफ है जो आपको आज भी ये कहने देता है, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा। चैप्टर 10, पेरेंटिंग फॉर ग्रिट। जब हम ग्रिट की बात करते हैं तो अक्सर उसे पर्सनल क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में फोकस बदल देती है। ग्रिट सिर्फ व्यक्ति के अंदर नहीं बनती, ग्रिट माहौल में बनती है, घर में, क्लासरूम में, और सबसे ज्यादा पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग फॉर ग्रिट का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है, और न ही हर समय सॉफ्ट होना। असल चैलेंज बैलेंस का है। बहुत ज्यादा प्रेशर ग्रिट को तोड़ देता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ग्रिट को कमजोर बना देता है। ग्रिट ग्रो करती है हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई सपोर्ट के कॉम्बिनेशन से। इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया सामने आती है, वार्म एंड डिमांडिंग पेरेंटिंग। वार्मथ मतलब केयर, सेफ्टी, इमोशनल सपोर्ट। डिमांडिंग मतलब स्टैंडर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट की उम्मीद। जब बच्चा जानता है कि मैं सेफ हूं लेकिन मुझसे एफर्ट एक्सपेक्ट किया जाता है, तो ग्रिट डेवलप होती है। अगर बच्चा हर बार फेल होने पर बचा लिया जाए तो वो एफर्ट की वैल्यू नहीं सीखता, और अगर बच्चा हर बार जज किया जाए तो वो रिस्क लेना छोड़ देता है। ग्रिट दोनों एक्सट्रीम्स के बीच पनपती है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ये भी क्लियर करती हैं कि बच्चों को ग्रिट सिखाई नहीं जाती, ग्रिट दिखाई जाती है। चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी, नॉट व्हाट दे आर टोल्ड। अगर पेरेंट्स खुद क्विट करते हैं, खुद फ्रस्ट्रेशन में ब्लेम करते हैं, खुद डिस्कम्फर्ट से भागते हैं, तो बच्चे वही सीखते हैं। लेकिन अगर बच्चे देखते हैं कि एडल्ट्स भी स्ट्रगल करते हैं, फेल होते हैं, और फिर भी शो अप करते हैं, तो ग्रिट नॉर्मलाइज हो जाती है। पेरेंटिंग फॉर ग्रिट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हर मुश्किल में डाल दिया जाए। मतलब ये है कि जब मुश्किल आए तो आप तुरंत रास्ता साफ न करें, आप साथ रहें, गाइड करें, लेकिन वॉक बच्चे को खुद करने दें। इस चैप्टर में एफर्ट की लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया गया है। तुम स्मार्ट हो कहने से ग्रिट नहीं बढ़ती, तुमने मेहनत की कहने से बढ़ती है। जब प्रेज टैलेंट पर जाता है तो बच्चा चैलेंज से डरने लगता है, लेकिन जब प्रेज एफर्ट पर जाता है तो बच्चा चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझता है। एफर्ट बेस्ड प्रेज फेलियर को सेफ बना देता है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि फेलियर को हाउस होल्ड में नॉर्मल होना चाहिए। फेलियर कोई इमरजेंसी नहीं है,
फेलियर फीडबैक है। अगर हर फेलियर पर पैनिक होगा तो बच्चा रिस्क लेना छोड़ देगा। लेकिन अगर फेलियर पर सवाल पूछा जाए, क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करोगे, तो ग्रिट ग्रो करती है। पेरेंटिंग फॉर ग्रिट का मतलब रिजिलियंस बिल्ड करना है, कंफर्ट मैक्सिमाइज करना नहीं। शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म वीकनेस बना सकता है। इस चैप्टर में डिसिप्लिन को पनिशमेंट से अलग किया गया है। डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रक्चर है। क्लियर रूटीन्स, क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस। जब रूल्स प्रिडिक्टेबल होते हैं तो एफर्ट सस्टेनेबल बनता है। अनसर्टेनिटी एंजाइटी बढ़ाती है, स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ग्रिट केयर्स में नहीं पनपती। इस चैप्टर में इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस भी आती है। अगर बच्चा कभी खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो परसिवियरेंस कैसे सीखेगा। स्ट्रगल से बचाना काइंडनेस नहीं है, स्ट्रगल के दौरान साथ रहना काइंडनेस है। पेरेंटिंग फॉर ग्रिट का एक सटल पॉइंट यह भी है कि कंपैरिजन ग्रिट को डिस्ट्रॉय करता है। जब बच्चों को दूसरों से कंपेयर किया जाता है तो फोकस एफर्ट से हटकर वैलिडेशन पर चला जाता है। ग्रिट कंपैरिजन में नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट में ग्रो करती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि ग्रिट परफेक्शनिज्म नहीं है। अगर घर में मिस्टेक अनएक्सेप्टेबल है तो ग्रिट सफोकेट हो जाती है। मिस्टेक्स अलाउड होनी चाहिए लेकिन अवॉइडेंस अलाउड नहीं। ट्राई करना मैंडेटरी होना चाहिए। पेरेंटिंग फॉर ग्रिट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटे डिसीजंस, छोटे कमिटमेंट्स, छोटे कॉन्सिक्वेंसेस। जब बच्चा खुद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है तो ग्रिट नेचुरल बन जाती है। इस चैप्टर में रोल ऑफ इनकरेजमेंट बहुत रियलिस्टिक है। इनकरेजमेंट का मतलब फॉल्स प्रेज नहीं है, इनकरेजमेंट का मतलब ऑनेस्ट बिलीफ है। यह मुश्किल है कहना, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, एक्नॉलेज करना, और फिर कहना, और तुम कोशिश कर सकते हो। फॉल्स पॉजिटिविटी ट्रस्ट तोड़ देती है, ऑनेस्ट सपोर्ट ट्रस्ट बनाता है। ग्रिट ट्रस्ट पर ग्रो करती है। इस चैप्टर का एक पावरफुल रिमाइंडर यह है कि पेरेंट्स themselves परफेक्ट नहीं होते। आप कभी कभी ओवर प्रोटेक्ट करेंगे, कभी इम्पेशेंट होंगे, कभी गलत रिएक्ट करेंगे, और वो ठीक है। ग्रिट कंसिस्टेंसी से बनती है, परफेक्शन से नहीं। अगर बच्चा देखता है कि पेरेंट अपनी गलती मान सकता है, अपोलोजाइज कर सकता है और इंप्रूव करने की कोशिश कर सकता है तो ग्रिट का सबसे स्ट्रॉन्ग लेसन वही मिल जाता है। पेरेंटिंग फॉर ग्रिट लॉन्ग टर्म गेम है। इमीडिएट ओबीडियंस ग्रिट नहीं है, इमीडिएट सक्सेस ग्रिट नहीं है। ग्रिट तब दिखती है जब बच्चा खुद चूज करता है कि वो मुश्किल के बावजूद कंटिन्यू करेगा, और वो चॉइस तभी पॉसिबल होती है जब एनवायरनमेंट सेफ भी हो और डिमांडिंग भी। इस चैप्टर के एंड तक एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, पेरेंट्स ग्रिट क्रिएट नहीं करते, पेरेंट्स ग्रिट अलाउ करते हैं। अलाउ करते हैं स्ट्रगल को, अलाउ करते हैं एफर्ट को, अलाउ करते हैं फेलियर को टीचर बनने के लिए। अगर आप किसी बच्चे को ग्रिट देना चाहते हैं तो उसे हर बार जीतने में मदद मत कीजिए, उसे हर बार उठने में मदद कीजिए, क्योंकि ग्रिट का असली लेसन यही है। जिंदगी आसान नहीं बनेगी लेकिन तुम स्ट्रांग बन सकते हो। चैप्टर 11, द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट। ग्रिट कभी अकेले डेवलप नहीं होती। ये आइडिया इस चैप्टर में बहुत साफ होकर सामने आता है। हम अक्सर ग्रिट को इनर स्ट्रेंथ मानते हैं, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, डिसिप्लिन। लेकिन एंजेला डकवर्थ यहां लेंस को बाहर की तरफ मोड़ती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितने ग्रिटी हैं, क्वेश्चन ये है कि आप किस फील्ड में खेल रहे हैं। प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट का मतलब है वो एनवायरनमेंट्स जो परसिवियरेंस को इधर नर्चर करते हैं या धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ग्रिट वैक्यूम में ग्रो नहीं करती, ग्रिट सिस्टम्स में ग्रो करती है। स्पोर्ट्स टीम्स, म्यूजिक एकेडमीज, मिलिट्री यूनिट्स, वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, इन सब जगहों पर ग्रिट एक्सीडेंटली नहीं बनती, ग्रिट इंटेंशनली डिजाइन की जाती है। इस चैप्टर का कोर इंसाइट बहुत पावरफुल है, हाई स्टैंडर्ड्स प्लस बिलोंगिंग। जब किसी एनवायरनमेंट में एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और साथ ही ये फीलिंग भी होती है कि तुम यहां बिलोंग करते हो तो ग्रिट नेचुरली इमर्ज होती है। अगर स्टैंडर्ड्स हाई हों लेकिन बिलोंगिंग ना हो तो लोग बर्नआउट हो जाते हैं, और अगर बिलोंगिंग हो लेकिन स्टैंडर्ड्स लो हों तो लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं। ग्रिट दोनों के बीच पैदा होती है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल देती हैं। ग्रेट टीम सिर्फ टैलेंट सेलेक्ट नहीं करती, वो कल्चर बिल्ड करती हैं। क्लियर रूल्स, क्लियर रूटीन्स, क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफर्ट इज विजिबल एंड रिवॉर्डेड। जब एफर्ट विजिबल होता है तो परसिस्टेंस कंटेजियस बन जाती है। लेकिन अगर सिर्फ आउटकम सेलिब्रेट किया जाए तो ग्रिट धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। इस चैप्टर का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है, सम एनवायरनमेंट्स रिवॉर्ड क्विटिंग।
अगर हर बार टास्क बदलने पर प्रेज मिले, अगर हर बार बोर्डम पर एस्केप अलाउड हो, तो ग्रिट डेवलप ही नहीं होगी। ग्रिट नीड्स फ्रिक्शन। प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट में फ्रिक्शन इंटेंशनल होता है, ट्रेनिंग हार्ड होता है, रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, फीडबैक डायरेक्ट होता है, लेकिन क्रूअल्टी नहीं होती। डिफरेंस बहुत सटल है। क्रूअल्टी कहती है तुम कभी अच्छे नहीं हो। ग्रिट बिल्डिंग एनवायरनमेंट कहता है तुम अभी अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम बन सकते हो। होप और डिसिप्लिन एक साथ। इस चैप्टर में रिचुअल्स की भी बात आती है। रिचुअल्स कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। डेली प्रैक्टिस टाइम, वीकली रिव्यू, क्लियर माइलस्टोन्स। रिचुअल्स डिसीजन फैटिग हटाते हैं, और जब डिसीजन फैटिग कम होती है तो परसिवियरेंस इंक्रीज होती है। ग्रिट विल पावर से नहीं, स्ट्रक्चर से सस्टेन होती है। इस चैप्टर में रोल मॉडल्स का भी बड़ा रोल है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो एफर्ट को नॉर्मल मानते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। आप वही टॉलरेट करने लगते हैं जो एनवायरनमेंट टॉलरेट करता है। अगर एनवायरनमेंट एक्सक्यूजेस टॉलरेट करता है तो ग्रिट श्रिंक हो जाती है। अगर एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करता है तो ग्रिट राइज करती है। प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट का एक मेजर फैक्टर है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब लोग अपनी इंप्रूवमेंट देख पाते हैं तो मोटिवेशन सेल्फ जनरेटेड हो जाती है, लेकिन अगर प्रोग्रेस इनविजिबल हो तो एफर्ट पॉइंटलेस लगने लगता है। ग्रेट सिस्टम्स प्रोग्रेस को विजिबल बनाते हैं। चार्ट्स, फीडबैक सेशंस, बेंचमार्क्स, नॉट टू शेम बट टू गाइड। इस चैप्टर में कंपटीशन की भी रियलिस्टिक डिस्कशन है। हेल्थी कंपटीशन ग्रिड को शार्पन करती है। जब कंपटीशन फेयर हो, रूल्स क्लियर हो और एफर्ट रिवॉर्डेड हो तो लोग पुश करते हैं, लेकिन टॉक्सिक कंपटीशन ग्रिड डिस्ट्रॉय करती है। जब फियर डोमिनेट करता है तो रिस्क टेकिंग बंद हो जाती है, और बिना रिस्क के ग्रिड नहीं बनती। एंजेला डकवर्थ यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करती हैं, सिलेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट। कुछ सिस्टम्स सिर्फ बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ सिस्टम्स एवरेज लोगों को बेटर बनाते हैं। ग्रिड सेकंड टाइप के सिस्टम्स में ग्रो करती है। अगर हर फेलियर पर बाहर निकाल दिया जाए तो परसिवियरेंस क्यों डेवलप होगी? बट इफ फेलियर इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, देन ग्रिड बिकम्स लॉजिकल। इस चैप्टर का स्ट्रेटेजिक लेसन बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप ग्रिड ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन पर मत जाइए। एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए। आप किन लोगों के साथ काम करते हैं, आप किस तरह के स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, आप एफर्ट को सेलिब्रेट करते हैं या हाइड करते हैं। ग्रिड लोन वुल्फ क्वालिटी नहीं है, ग्रिड कलेक्टिव कल्चर से स्ट्रेंथन होती है। इस चैप्टर में बिलोंगिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी साफ दिखता है। जब लोग फील करते हैं कि मैं यहां मैटर करता हूं, तो क्विटिंग इमोशनली कॉस्टली हो जाती है। यू डोंट वांट टू लेट द ग्रुप डाउन, and that sense of responsibility often carries you through hard days. Grit grows faster in teams than in isolation. लेकिन belonging entitlement नहीं होनी चाहिए। Belonging responsibility के साथ आती है। You belong but you're also expected to contribute. That balance is everything. इस चैप्टर के एंड तक एक grounded realization आती है। अगर आप बार बार क्विट कर रहे हैं तो हमेशा खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी प्रॉब्लम ग्रिट की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम गलत प्लेइंग फील्ड होती है। Wrong standards, wrong incentives, wrong culture. And changing the field can change your behavior dramatically. Grit heroic act नहीं है, grit predictable outcome है of the right environment. अगर आज आप consistency struggle कर रहे हैं तो खुद से ये पूछिए, क्या मेरा environment मेरे best behavior को support करता है या sabotage करता है? Sometimes the smartest move is not trying harder but choosing better. Better people, better systems, better standards. बिकॉज ग्रिट अकेले सरवाइव कर सकती है, लेकिन फ्लरिश हमेशा सही मैदान में ही करती है। और जब आप ऐसे मैदान में होते हैं जहां एफर्ट एक्सपेक्टेड है, स्ट्रगल नॉर्मल है और इंप्रूवमेंट विजिबल है, तो ग्रिट कोई भारी शब्द नहीं रह जाती, वो बस आपका नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग बन जाती है। चैप्टर 12, ए कल्चर ऑफ ग्रिट। ग्रिट सिर्फ एक व्यक्ति की क्वालिटी नहीं है। जब आप थोड़ा गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि ग्रिट अकेले सरवाइव तो कर सकती है, लेकिन फ्लरिश हमेशा कल्चर में करती है। एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में ग्रिट को इंडिविजुअल एफर्ट से उठाकर कलेक्टिव बिहेवियर बना देती हैं। मतलब सवाल अब ये नहीं रहता कि मैं कितना ग्रिटी हूं, सवाल ये बन जाता है मैं किस तरह की कल्चर में जी रहा हूं। कल्चर वो इनविजिबल फोर्स है जो बिना बोले ये तय कर देती है कि क्या नॉर्मल है, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सपेक्टेड है। अगर किसी जगह क्विटिंग नॉर्मल है तो ग्रिट रेयर हो जाती है। अगर किसी जगह एफर्ट नॉर्मल है तो ग्रिट ऑटोमेटिक बन जाती है। एक कल्चर ऑफ ग्रिट ओवरनाइट नहीं बनती, ये स्लोगन से नहीं बनती, ये पोस्टर से नहीं बनती,
ये डेली बिहेवियर से बनती है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट यही है, पीपल डोंट राइज टू देयर गोल्स, दे फॉल टू देयर स्टैंडर्ड्स। अगर स्टैंडर्ड्स लो हैं तो इवन मोटिवेटेड लोग भी एवरेज बन जाते हैं, और अगर स्टैंडर्ड्स हाई हैं तो एवरेज लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट देने लगते हैं। कल्चर ऑफ ग्रिट में एफर्ट विजिबल होता है, एफर्ट रिस्पेक्टेड होता है, एफर्ट एक्सपेक्टेड होता है। यहां सिर्फ रिजल्ट सेलिब्रेट नहीं होते, प्रोसेस भी एक्नॉलेज होता है। जब कल्चर सिर्फ आउटकम्स देखती है तो लोग शॉर्टकट्स लेने लगते हैं, लेकिन जब कल्चर एफर्ट को वैल्यू देती है तो लोग लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ रिचुअल्स की पावर पर जोर देती है। रिचुअल्स ग्रिट को लैंग्वेज देते हैं। डेली रूटीन्स, वीकली रिव्यूज, क्लियर माइलस्टोन्स, ये रिचुअल्स लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि हम यहां कैसे काम करते हैं। कल्चर ऑफ ग्रिट एम्बिग्विटी कम करती है। आपको ये सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि मेहनत करनी है या नहीं। एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है। इस चैप्टर में लीडरशिप का रोल बहुत साफ दिखता है। लीडर्स जो कहते हैं वो कल्चर नहीं बनाता, लीडर्स जो टॉलरेट करते हैं वो कल्चर बनाता है। अगर लीडर एक्सक्यूजेस टॉलरेट करता है तो ग्रिड धीरे धीरे गायब हो जाती है, और अगर लीडर एफर्ट मॉडल करता है तो ग्रिड साइलेंटली स्प्रेड हो जाती है। कल्चर ऑफ ग्रिड हिपोक्रेसी से नहीं टिकती। आप लोगों से कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो। रूल्स सेम होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, फीडबैक ऑनेस्ट होना चाहिए। फियर ग्रिट नहीं बनाता, ट्रस्ट बनाता है। इस चैप्टर में बिलोंगिंग की इंपॉर्टेंस फिर सामने आती है। जब लोग फील करते हैं कि मैं यहां मैटर करता हूं तो क्विटिंग सिर्फ पर्सनल डिसीजन नहीं रहता, क्विटिंग रिलेशनल कॉस्ट बन जाता है। यू डोंट जस्ट क्विट अ टास्क, यू क्विट अ स्टैंडर्ड, यू क्विट अ टीम। और यही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रिट को डीप बना देता है। कल्चर ऑफ ग्रिट में फेलियर टैबू नहीं होता, फेलियर डिस्कस होता है ओपनली, विदाउट शेम। जब फेलियर हाइड किया जाता है तो लर्निंग मर जाती है, और जब लर्निंग मर जाती है तो ग्रिट भी मर जाती है। इस चैप्टर में एक सटल लेकिन पावरफुल वार्निंग भी है। कल्चर ऑफ ग्रिट और कल्चर ऑफ बर्नआउट अलग चीजें हैं। अगर एफर्ट का मतलब कांस्टेंट एग्जॉस्शन है तो वो ग्रिट नहीं है, वो मिसमैनेजमेंट है। ट्रू ग्रिट कल्चर रिकवरी को भी रिस्पेक्ट करती है, रेस्ट को वीकनेस नहीं मानती, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी मैटर्स। ग्रिट लॉन्ग टर्म खेल है, स्प्रिंट नहीं मैराथन। इस चैप्टर में लैंग्वेज की पावर भी सामने आती है। कल्चर उन शब्दों से बनती है जो रोज बोले जाते हैं। ट्राई अगेन, नॉट येट, व्हाट डिड वी लर्न। ये छोटे फ्रेजेस लोगों के माइंडसेट को शेप करते हैं। अगर लैंग्वेज ब्लेम हैवी है तो ग्रिट डिफेंसिव बन जाती है। अगर लैंग्वेज ग्रोथ ओरिएंटेड है तो ग्रिट प्रोएक्टिव बन जाती है। कल्चर ऑफ ग्रिट कंपैरिजन से नहीं चलती, बेंचमार्किंग से चलती है। आप दूसरों से नहीं, स्टैंडर्ड से कंपीट करते हैं। इस चैप्टर का एक वेरी प्रैक्टिकल लेसन ये है, अगर आप ग्रिट चाहते हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल्स को कोच मत कीजिए, सिस्टम्स डिजाइन कीजिए। इंसेंटिव्स क्या हैं, रिकॉग्निशन किसे मिल रही है, प्रमोशन किस बेसिस पर हो रहा है। कल्चर वही रीइंफोर्स करती है जिसे वो रिवॉर्ड करती है। ग्रिट स्पीचेस से नहीं बढ़ती, ग्रिट स्ट्रक्चर से बढ़ती है। इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ एक बहुत ग्राउंडेड बात कहती हैं, स्ट्रॉन्ग कल्चर्स लाउड नहीं होती, दे आर कंसिस्टेंट, सेम बिहेवियर, सेम रिस्पॉन्स, अगेन एंड अगेन। ओवर टाइम पीपल स्टॉप क्वेश्चनिंग इट, इट जस्ट बिकम्स हाउ वी डू थिंग्स हियर। और जब ग्रिट कल्चर बन जाती है तो इंडिविजुअल मोटिवेशन का प्रेशर कम हो जाता है। आप अकेले स्ट्रांग नहीं बनते, आप स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट वीक बिहेवियर को अलाउ नहीं करता। इस चैप्टर के एंड तक एक डीप रियलाइजेशन आती है, अगर आप ग्रिट चाहते हैं तो खुद को हीरो मत बनाइए, आर्किटेक्ट बनाइए। आर्किटेक्ट ऑफ रूटीन्स, आर्किटेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिट इज नॉट फोर्स्ड, इट्स अब्सॉर्ब्ड क्वाइटली डेली। और जब कल्चर ग्रिट को नॉर्मलाइज कर देती है तो परसिविरेंस कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं रह जाती, वो बस कॉमन सेंस बन जाती है। लोग इसलिए नहीं टिकते कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, लोग टिकते हैं क्योंकि क्विटिंग उस कल्चर में फिट नहीं बैठता। और यही है ए कल्चर ऑफ ग्रिट।